Next, let's do the next one. अरे नेक्स्ट पेज पे से करते स्क्रॉल का ऑप्शन ही नहीं है भाई. हो गया ना सबका? नेक्स्ट, अच्छा एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देखो बुक में, पूरा सोल्यूशन के साथ एक बार रीड करो, समझ में आ रहा है क्या? देखो हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देखते क्वेश्चन तो देखो. वन नोट है मेरे पास. हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रेयरली आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसे, बट फिर भी खाली उसका मीनिंग समझ लो. खाली उसका क्या दिया है? द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर. सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर मतलब क्या होता है? देखो सिलेंडर जो है ना, ओ मैडम सिलेंडर जो है वो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, ये सिलेंडर ऐसा भी बन सकता है, ठीक है. ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है. राइट का मतलब क्या होता है कि जो अपने बेस, जिसकी हाइट उसके बेस से परपेंडिकुलर नहीं. अगर मैं एक ऐसा सिलेंडर बनाता हूँ तो इसमें क्या है कि जो हाइट है ये बेस से परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पे नहीं, तो इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कह सकते. तो जनरली हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर से ही बनते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है. तो कभी कभी वो लोग लिख देते हैं, कभी कभी नहीं लिखते वैसा, ठीक है. अभी 12th क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीजेस बाय, समझो रेडियस अगर उसका, उन्होंने रेडियस अगर 100 लेट से, ठीक है, तो इंक्रीजेस बाय 20%, मतलब रेडियस कितना हो गया? अभी 120 रेडियस हो गया, ठीक है. ये समझो ओल्ड रेडियस है और ये न्यू रेडियस है, ओके. फिर क्या बोला है? हाइट डिक्रीजेस बाय 20%. तो लेट से अगर हाइट 100 थी तो अब कितनी हो गई? 80 हो गया हाइट. तो उन्होंने पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम. तो आप क्या करोगे? आप दोनों केस में वॉल्यूम निकालो उसका, ठीक है. पाई की वैल्यू पुट मत करो, सिर्फ दोनों केस में वॉल्यूम निकालो उसका. तो जैसे फर्स्ट केस में, ठीक है, आप रेडियस और हाइट को 100 लोगे जो पहले था, ठीक है, रेडियस भी 100 हाइट भी 100. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई को मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है. तो 100 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है. तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 पाई, ये आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है. फिर हम सेकंड केस में लेते हैं जब रेडियस और हाइट चेंज हो गया, ठीक है. तो अब वॉल्यूम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में पूरा अच्छे से किया हुआ है. तो पाई इंटू 120 इंटू 120 इंटू 80, ठीक है. तो इसका आंसर आपको आएगा 11520 पाई, तो एज इट इज है सेंटीमीटर क्यूब, जो भी है यूनिट इसका. समझ रहे हैं डिफरेंस? ठीक है. अब उन्होंने बोला है कि परसेंटेज चेंज बताओ कि कितना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है, कितना परसेंट चेंज हुआ. पहले कितना मिल रहा था? ये 1 करोड़ है ना शायद, नहीं यार, यूनिट्स 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख सही, 7 जीरो होते हैं तो 1 करोड़ होता है. ये 10 लाख मिला आपको पहले, 10 लाख पाए, और बाद में कितना मिला? 11,52,000, ठीक है. तो इंक्रीज कितना हुआ?
1152,000 माइनस 1,000,000. ठीक है, तो मुझे आंसर मिलेगा 152,000. ये इतना इंक्रीज हुआ. उन्होंने बोला है परसेंटेज बताओ इसका, ये कितना परसेंट इंक्रीज है, इसका परसेंटेज बताओ. वो क्या कह रहे हैं आपको कि परसेंटेज बताओ. तो परसेंटेज कैसे निकालते, परसेंटेज कैसे निकालते? हाँ, जो भी इंक्रीज हुआ है अपॉन जो टोटल वैल्यू थी इनटू 100. ठीक है, पूरा पूरा टोटल मतलब जो, सी देखो कोई भी चीज जब इंक्रीज होती है ना, ठीक है, तो उसका परसेंटेज आप जो वैल्यू पहले थी ना उससे निकालते हैं हमेशा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 100 मार्क्स मिले मैथ्स में, ठीक है, आउट ऑफ 200 आपको 100 मिले. ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम में आपको 120 मार्क्स मिले, तो आपका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 20%. ठीक है, आपका 20 आपको कैसे मिला? आपने वो 20 जो आपका पुराना मार्क्स था ना, उससे आपने परसेंटेज निकाला 20 अपॉन 100, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 20%. ठीक है, फिर समझो नेक्स्ट एग्जाम में आपको 150 मिले, तो इस बार आप इसको रेफरेंस लोगे कि 120 के हिसाब से आपने कितना प्रोग्रेस किया. तो आपने 30 मार्क्स का प्रोग्रेस किया, तो 30 अपॉन 120 इंटू 100. ठीक है, तो ये जो भी आपको शायद 25% आपका प्रोग्रेस हुआ. यहाँ समझ लो कैसे निकालते परसेंटेज इंक्रीज. तो आपका जो 1 लाख पाए 10 लाख पाए आपका आंसर था, अब वो बढ़ के कितना हो गया? 11,52,000. ठीक है, तो आपने इंक्रीज किया इतना, यहाँ पे पाए भी है ना साथ पाए, तो बेसिकली कितना इंक्रीज हुआ? 152,000 पाए अपॉन 10 लाख पाए इंटू 100. ठीक है, तो पाए पाए कैंसिल, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो ऊपर से कैंसिल हो गए, एक पॉइंट शिफ्ट होगा, तो 15.2% इज योर आंसर. ठीक है, ओके, समझ में आया क्या हुआ क्वेश्चन में? बेसिक सा क्वेश्चन था कि पहले रेडियस और हाइट दिया नहीं था, तो हमने 100 अज्यूम किया इजी लेने के लिए. ठीक है, आप 10 भी अज्यूम कर सकते थे. ठीक है, आप 10 भी ले सकते थे, फिर 10 का 12 बन जाएगा और दूसरे 10 का 8 बन जाएगा, वैसा भी कर सकते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम. आप x भी ले सकते हो, लेकिन x में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वैल्यू लेना ज्यादा इजी होता है. समझ रहे हो? नहीं नहीं, सेम ही आता है परसेंट. हाँ, यस, जीरोस कम हो जाते हो. ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क कर सकते हो. थर्टीन आपका होमवर्क हो सकता है. फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. जिसको कॉपी करना है तुरंत कर लो, 1 मिनट का टाइम है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. रीड द क्वेश्चन नंबर 7. अरे इसमें ये क्या चीज है, ये सर्कल इरेज ही नहीं होते. नहीं, मैंने बनाया. अच्छे से बनाएंगे तो इरेज नहीं होगा. अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये इरेज नहीं होगा. नहीं, अब हो जाएगा.
लैसो सिलेक्ट यूज करेंगे, इससे इसको डिलीट करेंगे। चलो ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे हम। A metal pipe has a bore inner diameter of 5 centimeter. So inner diameter is 5 centimeter. तो रेडियस क्या लेंगे? 5/2 लो, 5/2. The pipe is 5 mm thick all around. ये थिकनेस कहाँ काम आएगा हमें एक्सटर्नल रेडियस ढूंढने में? 5 mm का मतलब होता है 0.5 सेंटीमीटर। 5 mm का मतलब 0.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ पे बेटर होगा डेसिमल में लेते हैं इसको, क्योंकि थिकनेस है ना। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा? 2.5 प्लस 0.5 दैट इज 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द वेट इन किलोग्राम ऑफ 2 meters of the pipe if 1 centimeter cube of the metal weighs 7.7 grams. कोई नहीं, ठीक है। हमें देखो, हमें इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस पता चल गया। पाइप की लेंथ पता है क्या हमें कि क्या लेंथ है पाइप की? लेंथ मतलब हाइट होती है। तो 2 मीटर सेंटीमीटर में कितना हुआ? आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? पहले तो हमने रेडियस ढूंढा, ठीक है, फिर उन्होंने लेंथ दिया है पाइप का, तो लेंथ 2 मीटर दिया है तो मैंने 200 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। अब मेरे पास रेडियस है, लेंथ है, क्या मैं वॉल्यूम ढूंढ सकता हूँ? मेरे पास वेट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मुझे वेट सोचना ही नहीं वेट के बारे में, पहले मुझे वॉल्यूम ढूंढना, ठीक है। तो वॉल्यूम ढूंढो, पाई r स्क्वायर h 22/7 इंटू r, सॉरी r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आएगा ना, ये हॉलो है। क्राइस्ट आप लोगों को या किसी को हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन आया था? हॉलो सिलेंडर का नहीं आया था। कौन सा आया था? मार्क्स मिलेगा। करो करो, ये क्या कैलकुलेशन में वॉल्यूम क्या आ रहा है? ये भी अच्छा नहीं। ये अच्छा, हाँ क्या मिल रहा है? वॉल्यूम क्या मिल रहा है? इतना धीरे करोगे तुम लोग कैसे, क्या होगा तुम्हारा? 900 माइनस 625 करना है तो कितना बचता है? 3 कैसे आया? एक्सटर्नल रेडियस। अच्छा ये शेप्स वाला नहीं मिल रहा है, मैं बताऊं? टू 2.75 आएगा। तो 2.75 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 2.75 है वो 275 बन जाएगा। यहाँ पे 2 जीरोस है ना ये, तो 22 इंटू 275 इंटू 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो 550 इंटू जो भी है अभी कर लो, क्या आ रहा है आंसर? वन 1728.57। एक बार चेक कर लो। अच्छा नहीं, ये आंसर नहीं है ना, ये फाइनल आंसर नहीं है। ये क्या मिला आपको? ये वॉल्यूम है ना। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया मिस्टर पृथ्वीराज? रीड करो लास्ट सेंटेंस क्वेश्चन का। हाँ
1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है? 7.7 ग्राम। तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 1728.57। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7.7 ग्राम, तो हमें वेट मिल जाएगा। करो। नहीं ग्राम में, हाँ कर लेंगे, आंसर आने दो। एक्चुअली देखो, सुनो मेरी बात, ये देखो, सुन रहे हो? यहाँ पे हमें एक्चुअल में इसको नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए था, इसको हमें ऐसे ही रखना चाहिए था, सम इजी होता। इसको ऐसे रखना चाहिए था, ठीक है। खाली न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई कर देते तो भी चल जाता। न्यूमरेटर आपको ये मिला, ठीक है। समझो इसको ऐसे कर लेते, 22 इंटू 275 का डबल क्या था? 550 अपॉन 7। अब ये 7 और ये कैंसिल हो जाता, 7 1 जा और 7 1.1, फिर ये 1.1 भी इसके साथ ये हो जाता है जीरो के वजह से, तो 22 इंटू 55 इंटू 11 आता फाइनल। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें फाइनल आंसर पूछा ही नहीं था वॉल्यूम का, हमें वेट ही चाहिए था डायरेक्टली। तो ये कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 13310 ग्राम्स। और इसको आप केजी में भी कर सकते हो, 1000 ग्राम्स इज 1 केजी ना, सही है। तो 13.31 केजी वेट। आ रहा है सही? मेरे पास स्केल भी है, कैसे यूज करना है इसको? नंबर ही नहीं लिखा है। टर्न कैसे करते हैं? इसको हटाने का कैसे? अब यूज करके बैठे हो आप लोग। चलो हो गया। केजी, मीटर और केजी दोनों अलग अलग यूनिट्स है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 7.7 ग्राम्स। हमें 1 मीटर क्यूब का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम नहीं ले सकते ना, आपको सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा उसको। आपको जो 1 मीटर क्यूब, अगर आपको मीटर क्यूब में आंसर है ना, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो आंसर को, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में इसी का रिलेशन दिया है ना। ठीक है, हो गया। ये एक थोड़ा डिफरेंट सा सम था। और नहीं कर लेते आज, मेंसुरेशन ही कर लेते, कल भी तो क्लास है, कल हाइट से डिस्कस कर लेते। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 26, ये क्राइस्टचर्च आप लोगों ने डाउट भी पूछा था मुझे एग्जाम के पहले, मैं बाकी लोगों को भी एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, सी कर लो ट्राई करो डायरेक्ट सॉल्व। ध्यान दो मिस्टर रीत। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 3080 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर is required to fill a cylindrical vessel completely। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, ठीक है। पूरा वेसल भरने में कितना पानी चाहिए? 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड 2310 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल up to 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द टॉप।
मतलब ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे, समझो यहां तक, इस लेवल तक भरने में कितना पानी चाहिए? समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? 3080 पानी चाहिए पूरा भरने के लिए, और 2310 चाहिए ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे उस लेवल तक भरने के लिए। ठीक है, यहां तक जब मैं पानी भरता हूं तो मुझे कितना चाहिए? 2310। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे जो पार्ट है सिलेंडर का, ये जो पार्ट है सिलेंडर का, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है सिलेंडर का जो खाली है, क्या आप इसकी वॉल्यूम ढूंढ सकते हो? क्या करोगे? सबट्रैक्ट करेंगे दोनों को, टोटल वॉल्यूम को 230 से माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट मिलेगा आपको। तो 3080 माइनस 2310 क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? स्पीड रखो, स्पीड। अब टेंथ के बाद आप जब अभी कॉलेज में जाओगे तो आप लोगों को मैथ्स होगा, स्पेशली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है उनको तो मैथ्स ज्यादा ही होगा, मतलब यूजफुल, क्योंकि आप लोग आगे जाके एमबीए करोगे, या सीए में तो आई गेस मैथ्स नहीं होता ज्यादा। और जो जो लोग समझो इंजीनियरिंग करेंगे, या जो लोग, और क्या, मेडिकल में तो मैथ्स यूज नहीं होगा। ठीक है, ये प्राइमरली ये दो मुझे मेजर फील्ड्स समझ आ रही है। तो इसमें एमबीए में आप जो एंट्रेंस एग्जाम देते हो एमबीए की, ठीक है ना, कैट सुना होगा नाम एग्जाम का। तो और इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग में कोई एग्जाम नहीं होती, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आगे की बात कर रहा हूँ, मतलब आफ्टर यू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग। ठीक है, आफ्टर इंजीनियरिंग यू मे गो फॉर अ जॉब और यू मे गो फॉर मास्टर्स। ठीक है, देयर आर टू ऑप्शंस यू हैव। दोज हु आर डूइंग कॉमर्स आफ्टर देयर बीकॉम वगैरह करते हो ना आप, बीकॉम के बाद आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, तो बीकॉम के बाद जब एमबीए करने जाओगे तो आपको एमबीए के लिए ये एग्जाम देनी पड़ती है, कैट। और इस एग्जाम का आधा 50% सिलेबस मैथ्स है। ठीक है, और वो मैथ्स मतलब कुछ नहीं, यही मैथ्स है, एप्टीट्यूड। ये जो आप अभी पढ़ते हो ना, ये सब उस एप्टीट्यूड में काउंट होता है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के सम्स होते हैं उसमें, बेसिकली एप्टीट्यूड। उस एप्टीट्यूड के सम्स में टाइम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक सम 5 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में करना पड़ता है। ठीक है, मतलब 3-4 नंबर लिखने हैं और उसमें आपका सम का आंसर आना चाहिए। नो स्टेप्स, नो वर्किंग। आपको वहां पे एंट्रेंस एग्जाम में एक पेज मिलता है, ऐसा एक A4 साइज का पेज मिलता है। ठीक है, उसी पेज में सारा कैलकुलेशन होना चाहिए पूरे पेपर का। तो छोटा छोटा लिखना होता है, जितना कम हो सके उतना कम लिखना है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन जो है, जैसे 30802314, ये तो ओरली होना चाहिए। ये ओरली हो गया, 770 दिमाग में आ गया। ठीक है, फिर आपको सिर्फ एक स्टेप में नेक्स्ट, अभी आपको ये वॉल्यूम मिल गया ना, ये वॉल्यूम मिला, ये किसका, इस पार्ट का वॉल्यूम है, इस पार्ट का। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करूं, क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम की जगह पे 770, पाई इज 22/7। व्हाट इज द रेडियस? यू डोंट नो। एंड हाइट क्या है यहाँ पे? हाइट क्या है इस पार्ट की? ये 5 सेंटीमीटर दिया है ना, ये हाइट है। तो अभी भी जितना मिनिमम हो सके उतना आपका कैलकुलेशन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 11 2 जा 11 7 जा, ये हो गया 70। फिर 5 1 जा 5 14 जा, 2 1 जा 2 7 जा, ये 7 7 का 49 हो जाएगा। सो आर इज 7। तो कैट एग्जाम में भी आपको मैथ्स बहुत यूजफुल है। फिर इंजीनियरिंग में अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब जो कंपनीज आपको प्लेसमेंट्स देती है, उन कंपनीज का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, उस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको प्राइमरली वो लोग लॉजिकल रीजनिंग पूछते हैं, मैथ्स पूछते हैं और इंग्लिश पूछते हैं। तो आपका इंग्लिश भी बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश मैथ्स आप समझ लो ना, दे आर बुलवर्क। बुलवर्क समझते हो क्या? की थी
वो कॉपी में काउंट हो जाएगा। तो अभी से मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि अभी से आप लोग अपने, देखो मैथ्स तो आप लोग पढ़ ही लेते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में स्कोर करना है। इंग्लिश पे आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि क्योंकि क्या हो गया ना, आज जमाना ऐसा है कि कोई भी फील्ड में जाओ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, वहां पे उसमें एक बहुत बड़े स्टार्टअप का सीईओ था, बहुत ही यंग था, 35 इयर्स के आसपास होगा, 35 इयर्स के आसपास था, एंड ही वाज द सीईओ ऑफ अ वेरी बिग कंपनी। एंड in that interview he was asked that what are the three qualities which a aspiring candidate who wants to work in a very good multinational company needs, मतलब what are those three qualities। तो सबसे फर्स्ट क्वालिटी उसने बोली थी कम्युनिकेशन स्किल्स। वो, अब मैं ऐसा नहीं बोलता कम्युनिकेशन स्किल्स ही सब कुछ है, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए, आपको अगर बोलना आ गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनको तो हैंड्स डाउन उनका इंग्लिश, उनका सिर्फ इंग्लिश भी नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका तुम्हारा बहुत परसुएसिव होना चाहिए। तुम लोग, मतलब तुम लोगों को क्या कहते हैं ना, परसुएसिव को हिंदी में क्या कहते हैं, कन्विंस करने आपको आना चाहिए लोगों को। ठीक है, अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपका टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, वो भी जरूरी है, बट उसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी, क्योंकि क्या होता है ना, सी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आप अगर कोई टेक्निकल कंपनी में जॉब करने गए, फिर धीरे धीरे जब आप ऊपर जाओगे ना अपने लेवल में, तो आप एक मैनेजर ही बनते हो, और मैनेजर बनने के बाद अगेन योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल हेल्प। ठीक है, आप वो टेक्निकल काम ज्यादा दिन तक नहीं करते, 2-4 साल 4 साल 5 साल तक करते, फिर आप वापस ऊपर चले जाते हो, ऊपर जाने का मतलब आप मैनेजरियल पोजीशन पे आ जाते हो। तो इसीलिए हर जगह पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज है जो बहुत ही जल्दी डेवलप नहीं होती, ये बात समझ लो। ठीक है, ऐसा भी मत समझो कि मैं 6 महीना एक बुक रीड करूंगा मेरी कम्युनिकेशन स्किल मैं एकदम हीरो बन जाऊंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मैं जब आपके एज में था तो शायद आप जितना भी हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते, क्योंकि उस वक्त 10 साल पहले तो बहुत ही कम था इंग्लिश की बात करना वगैरह। आप लोग के साथ टाइम तो बहुत कुछ बढ़ गया है, काफी कुछ अच्छा भी है, आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे हो ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन आपको इससे आगे जाना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि अभी दोस्तों के साथ तो आप बात करोगे नहीं इंग्लिश में, ठीक है, आप लोग को आप लोगों को ऑकवर्ड फील हो जाएगा, और दोस्तों के साथ एक कंफर्ट भी होना चाहिए, वो जरूरी नहीं, लेकिन आप बाकी चीजों में जैसे थोड़ी न्यूज़पेपर रीडिंग रखो, या ऑनलाइन जितना हो सके उतना कंटेंट रीड करो, इंग्लिश में कंटेंट रीड करते रहो, रीडिंग बहुत जरूरी होती है, जितना रीडिंग करोगे उतना आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके जो आपके नए नए वर्ड्स आप सीखोगे। ठीक है, ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो तो अच्छी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। मैं आजकल देख रहा हूँ, मैं लोग चैट करते हैं तो बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में चैट करते हैं, मतलब एकदम उसमें कुछ ग्रामर होता नहीं है सही, ऊपर नीचे बस चैट, ऐसा नहीं, जितना हो सके उतना अच्छे से लिखने की कोशिश करो, अपने आप को डेवलप करते रहो, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको सब कुछ आता हो, लेकिन इस एक स्किल के वजह से कहीं कोई दूसरा आपके पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर आप उस वक्त आपको काफी दुख होगा। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप 15-16 साल के हो, आपके पास 5-6 साल और बाकी है, 5-6 साल में धीरे 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 शुरू करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, बट करना अभी से पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी है। इन दो चीजों का ध्यान रखो, इंग्लिश और मैथ्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखो। ठीक है, अभी भी आप लोग क्या है, लैंग्वेज पेपर की वगैरह कुछ ज्यादा पढ़ते नहीं हो, करना चाहिए आपको, ऐसे रीडिंग कंटेंट रीडिंग वगैरह करना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग को आप लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पढ़ते हो, आप लोगों को न्यूज भी इंस्टाग्राम से मिलती है, कोई भी चीज। मैं नहीं, ऐसा होता ही है, मेरी वाइफ भी है, कल मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि शेन वॉर्न जो है, मैंने पेपर में पढ़ा कि शेन वॉर्न की डेथ हो गई, तो उसने इंस्टाग्राम ओपन किया, बोला हाँ हाँ देखो उसका फोटो आ रहा है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर नहीं है सोर्स, उसके लिए सोर्स है इंस्टाग्राम। तो आप लोग ऐसा मत रखो, बिकॉज वो कुछ सही चीज नहीं है, वहां पे बहुत सारे फेक न्यूज चलते रहते हैं, कहीं आप लोग भी उसके इसमें ना आते। थोड़ा थोड़ा पेपर रीड करने की हैबिट रखो, आप लोगों को पता होना चाहिए आपके आसपास क्या चल रहा है, अभी यूक्रेन रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको होना चाहिए कि उसमें ऐसा क्यों हो रहा है। बस खाली ऐसे ही नहीं देखना है कि रशिया को कुछ काम नहीं है इसलिए वो वॉर कर रहा है, वो ऐसे नहीं है, बहुत एक स्टोरी में डेप्थ होती है हर चीज में।
अच्छा, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन बाकी है। जिनका ये हो गया है वो लोग क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई कर सकते हैं। सुनो, 2310 ये अभी देखो, सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द वेसल। प्रत्युष, फाइंड द हाइट ऑफ द वेसल। ठीक है, वेसल का हाइट ढूंढना है, मतलब पूरे वेसल का हाइट ढूंढना है। पूरे वेसल की हाइट ढूंढने के लिए मैं वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। बट इस बार मैं फुल वॉल्यूम लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पूरे वेसल की हाइट ढूंढनी है। ठीक है, तो फुल वॉल्यूम लेंगे। रेडियस हमारे पास मिल चुका है ऑलरेडी, इसको सॉल्व करोगे तो आपको h मिलेगा। क्या आंसर मिल रहा है? 20। हाइट क्या मिल रहा है? हाइट इज 20 सेंटीमीटर। फिर थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? वेट सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो वेट सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CSA प्लस बेस एरिया। ठीक है, बट उन्होंने हाफ फिल्ड विथ वाटर का मतलब है कि जो ये वेसल है, ठीक है, ये आधा ही पानी से भरा है। तो आधा ही पानी से भरा है, तो जो इसकी हाइट होगी वो आप लोगे 10 सेंटीमीटर। हाइट क्या लोगे? 10। रेडियस सेम ही रहेगा। इसमें CA से जब फाइंड करोगे 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हाइट जब यहाँ पे मेंशन करोगे तो वो आप हाइट को लोगे 10 सेंटीमीटर, रेडियस सेम रहेगा। और इसके आप वैल्यू फाइंड करो, आपको आंसर आ जाएगा। इजी है। और ये भी तो पूछा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऐड करके वॉल्यूम मिलेगा। आंसर क्या है? क्या मिला आंसर? वेट सरफेस एरिया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, that same sum is there in frank. हाँ 26 करना है। ये मैं इरेज कर दूं, ये हो गया। एटीन आप लिख दो वहां पे। फ्रैंक में सेम सम किया है, याद है फ्रैंक में एक सम किया था ऐसा, उसमें नीचे ऐसे टैंक बनाया था और एम्बैंकमेंट वाला सम था, वो सेम था। पच्चीस है। क्वेश्चन नंबर 26 वैसे इतना डिफिकल्ट सम 26 भी आता नहीं है, बट 26 पे एक छोटा ट्रिक है जिससे सम इजी हो जाता है। तो वो ट्रिक की वजह से मैं सम को डिस्कस करता हूँ।
चलो ध्यान दो, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? वन सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ अ क्यूब, ये नीचे जो है वो एक क्यूब है, ठीक है। द गिवन फिगर शोज अ सॉलिड सिलेंडर फॉर्म्ड ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड क्या है 40 सेंटीमीटर, एंड सिलेंडर का रेडियस क्या दिया है 20 एंड हाइट क्या दिया है, सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। फाइंड द वॉल्यूम, इस पूरे फिगर का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो वॉल्यूम आप कैसे ढूंढोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करोगे तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा। सिंपल, करो वॉल्यूम, आप खुद फाइंड करो। किसका 3 वॉल्यूम ढूंढा, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, टीएसए में वॉल्यूम में कुछ नहीं होता, एरिया में। अच्छा पाए 3.14 बोला है भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? वॉल्यूम में आपको खाली वॉल्यूम्स को ऐड करना होता है, उसमें कुछ नहीं होता। सीएसए सॉरी सरफेस एरिया फाइंड करते वक्त आपको ध्यान देना है। सुन रहे हो क्या आंसर आया? वॉल्यूम 63440। वॉल्यूम में कुछ माइनस नहीं होता, वॉल्यूम वो टोटल सरफेस एरिया में आता है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी है, एक को इसके ऊपर रखने से या उसको साइड में रखने से कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, वॉल्यूम मिला। तो मैं टीएसए बताता हूँ, टीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। टोटल सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। वॉल्यूम गलत है क्या? ये कौन बताया मुझे? भविष्य। टोटल सरफेस एरिया टीएसए कैसे करेंगे, अभी ध्यान से देखो। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया।
समझो मुझे इस फिगर को पेंट करना है, ठीक है, लेट्स से मुझे इस फिगर को पेंट करना है, तो मैं इसके कौन से पार्ट को पेंट करूंगा। पहले पहले एक चीज समझो, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर में ये टॉप पेंट होगा, ठीक है, फिर ये सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट पेंट होगा, है कि नहीं। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस टॉप एरिया। सही लिखा है, सुनो पहले, घाई नहीं करना है। ये इतना हुआ, ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे TSA ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आएगा क्या, अगर मुझे पेंट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो क्यूब का कौन सा पार्ट पेंट होगा, ये सारे क्यूब के साइड्स, मतलब चारों साइड्स, लैटरल साइड्स, बेस जो है वो भी पेंट होगा, ठीक है, बेस जो है वो भी कलर होगा। आप सुन रहे हो, क्या क्या चीज का पेंट होगा, ये पेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक मिनट, नहीं यहाँ पे हो रहा
Pay attention. See, first here I have to find the total surface area. Arya, we have to find the total surface area. तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने बताया कि मुझे इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो फर्स्ट चीज इसका टॉप एरिया लूंगा मैं, जिसको मैं कलर करूंगा, ठीक है। देन इसका ये कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट जो कलर होगा, ठीक है। तो मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा था यहाँ पे, इसके बाद आई विल टेक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब के टोटल कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं क्यूब के, ठीक है, आपको पता है। तो क्यूब का जो बेस है वो कलर होने वाला है, ओके। फिर जो साइड के जो 4 साइड्स है वो भी कलर होंगे, ठीक है। बट जो क्यूब का टॉप है, क्या वो पूरा कलर होने वाला है? नहीं। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट तो उस फिगर के बीच में चला गया है, दोनों फिगर के, ठीक है। उसको तो आप देख ही नहीं सकते, उसको आप पेंट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बट ये पूरा सरफेस एरिया होगा नहीं, इसमें से कुछ पार्ट नहीं होगा, उसको हम माइनस करेंगे। तो क्या नहीं हो रहा है? ये जो सिलेंडर का बेस है, ये जो सिलेंडर का बेस है, वही पार्ट को, मतलब देखो ये इस पर से समझो, ये क्यूब का टॉप है अगर, ठीक है, तो और ये सिलेंडर का बेस है उसके ऊपर, तो कलर तो सिर्फ यही वाला पार्ट होगा, है कि नहीं? बाकी पार्ट में तो सिलेंडर यहाँ पे खड़ा है, वो कलर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा, उसमें से इस पार्ट को मैं माइनस कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा ये पार्ट को। तो ये पार्ट मतलब ये एक सर्कल है, तो ये क्या है? बेस एरिया है सिलेंडर का, है कि नहीं? सिलेंडर का जो बेस एरिया है वो माइनस हो रहा है क्यूब में से। देखो ये जो टोटल क्यूब है, ये सब कुछ क्यूब में कलर होने वाला है, एक्सेप्ट टॉप का ये सर्कुलर पार्ट, ये कलर नहीं होगा क्यूब का, ठीक है। तो मैंने लिखा कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का टॉप एरिया होगा, क्यूब का टोटल सरफेस माइनस सिलेंडर का बेस एरिया। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, ये दोनों वैल्यू सेम होती है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना है? सिर्फ CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस TSA ऑफ क्यूब, इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। इजी हो जाएगा ना सब इससे। याद रखो जो मैं सम्स अभी कर रहा हूं, दे आर द डिफिकल्ट वंस, ठीक है। हमने इजी पहले किया है, आपको भी इजी पहले करना है। ये सम्स हम डिफिकल्ट सम्स कर रहे हैं चैप्टर के। सिलेंडर से दोनों में से इसकी मार्किंग्स जो है ना इस एक्सरसाइज की 20A की मार्किंग्स मैं आपको 2 तरीके से भेजता हूँ, एक लिख के भेजता हूँ इजी सम्स और एक डिफिकल्ट सम्स, ऐसा लिख के मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो जो इजी सम्स है वो आप पहले करोगे, फर्स्ट आप ये करोगे, ठीक है। लेटर आप देखोगे आपको कितना अच्छे से आ रहा है, उस हिसाब से आप डिफिकल्ट सम्स करोगे, ठीक है। मैंने वीडियो में सारे सम्स नहीं किए, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ सम्स करवाए हैं। ये जो मैंने करवाया ना यहाँ पे, ये वीडियो में नहीं किया मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया 18th वाला। अच्छा मार्क किया था, नहीं मैं और भी दूसरा मार्किंग। Question number 19 and question number 25 are same.
तो मैं दोनों में से 18 तो होमवर्क था, 18 तो फ्रैंक जैसा सब है ना। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 25 आर सेम, मैं दोनों में से एक करवाता हूँ। दोनों का 19 कर लेते हैं, चलो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। रेडा इज प्लूरल, मान्य, आप तो बात नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, sum of the inner and outer curved surface area of a hollow metallic cylinder is 1056। किसका सम बोला है? इनर और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर कितना है? 1056। इनर रेडियस को हम आर लेते हैं, आउटर रेडियस को कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है। हाइट दोनों के लिए सेम रहता है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअली पहले आउटर लिखते हैं फिर इनर लिखते हैं, बिकॉज आउटर बड़ा होता है ना, तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। एडिशन ही है वैसे तो, क्योंकि आगे सब्ट्रैक्शन अगर हुआ बाय चांस तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच इज इक्वल्स टू 1056। इसमें से 2 पाई एच कॉमन आ सकता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 1056। So R plus R will be equal to 1056 upon 2 into pi into h। हाइट दिया है क्या? लास्ट स्टेटमेंट दिया है, given that the height of the cylinder is 21 सेंटीमीटर, तो 2 into 22 upon 7 into 21 upon 7 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो upon 7 है वो ऊपर चले जाएगा ना यहाँ पे। इसको कैंसिलेशन करो और आंसर बताओ क्या आएगा। क्या मिला? फिर इतना टाइम लगा रहे हो। R प्लस आर कितना मिल रहा है? 8। फिर उन्होंने बोला है सेकंड स्टेटमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन इट इज 1056 सेंटीमीटर क्यूब। हॉलो सिलेंडर का बोला है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब जो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है। वो मटेरियल का ही फॉर्मूला होता है ना। देखो हॉलो सिलेंडर में मैंने आपको बताया था, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम अगर आप करोगे हॉलो सिलेंडर में, तो आपको आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो आपको इस पार्ट का वॉल्यूम मिलता है, ये पूरे इस पार्ट का आपको वॉल्यूम मिलता है सिलेंडर का। ये है मटेरियल, क्योंकि अंदर से तो सिलेंडर हॉलो है ना, अंदर तो कुछ भी नहीं। जो सिलेंडर जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल का ही ये फॉर्मूला होता है, उसकी वॉल्यूम ये होती है, ठीक है। और मैंने एक और चीज बताई थी, अगर आपको पूछा इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है तो क्या करोगे आप? अगर आपको हॉलो सिलेंडर की कैपेसिटी पूछते हैं तो आप सिर्फ इनर वॉल्यूम लिखोगे। हॉलो सिलेंडर का कैपेसिटी पूछा तो सिर्फ इनर वॉल्यूम, ठीक है। और जनरली वो लोग मटेरियल ही पूछते हैं, तो मटेरियल पूछेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। इनर रेडियस पाई आर स्क्वायर एच, नॉर्मल फॉर्मूला, खाली रेडियस इनर रेडियस यूज करें। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? 22/7। रेडियस क्या है नहीं पता, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाइट क्या है? 21। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना दिया है? ये भी 1056 दिया है। 1 जा 2 3 जा, क्या है आंसर?
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 16 आया। जो दो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी थी, जो दो चीजें मुझे क्वेश्चन में दी थी, क्या चीजें मुझे क्वेश्चन में दी थी? पहले मुझे दिया था दोनों कर्व सरफेस एरिया का एडिशन, और फिर मुझे दिया था वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो इन दोनों के ही हिंट से मैंने दोनों का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो पहले में मुझे मिला r प्लस आर और दूसरे में मिला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 16। अब आपको r प्लस आर की तो ऑलरेडी वैल्यू पता है। क्या है r प्लस आर की वैल्यू? तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो फिर r माइनस आर क्या होगा? 2। तो r माइनस आर मिला 2। अब आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, r प्लस आर और r माइनस आर, तो आपको दोनों r मिल जाएगा। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 भी होता है। दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना। r प्लस आर इज इक्वल्स टू 8, r माइनस आर इज इक्वल्स टू 2, r कैंसिल, 2r equals 10 and small r will be ठीक है। we'll stop here today. Tomorrow I will do क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है मेरा करना इस एक्सरसाइज में से, वो रोलर वाला सम है, वो मैं कल करवाऊंगा, और फिर हाइट्स एंड डिस्टेंस के स्पीड सम्स करेंगे। ठीक है।